अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई शॉप है आपकी, या फिर कोई सर्विस आप देते हैं और आपने अपनी दुकान पर कोई किसी कंपनी का क्यूआर कोड लगा के रखा है जिसमें आप कस्टमर से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको जान करके आश्चर्य होगा तो किसी दिन आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है, पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है और आपका अकाउंट भी यहां पर फ्रीज हो सकता है जिस अकाउंट में पेमेंट आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इस प्रकार के केस आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो अगर आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस ही क्यों ना हो, कोई दुकान चलाते हैं आप या बड़ा बिजनेस है, तो आपको कुछ सावधानी रखना है, वरना किसी दिन आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है और आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ सकते हैं। सारी चीजें बताऊंगा आपके लिए विस्तार से, ऐसा क्यों होता है और इससे आपको कैसे बचना है, क्या क्या सावधानी रखना है जिससे आपको कभी इस प्रकार की नौबत ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं सारा प्रोसेस विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। देखो, आज के डिजिटल युग में हर व्यक्ति यूपीआई से पेमेंट करता है और दुकानदार भी यही चाहता है कि हर व्यक्ति ऑनलाइन पेमेंट करे, जिससे कि सीधा पैसा उनके अकाउंट में आ जाए, छुट्टे पैसे की झंझट भी ना रहे। लेकिन किसी भी चीज का अगर फायदा है तो उसका कुछ नुकसान भी होता है। आपको बता दूं, मैं हमारे इंडिया में काफी सारे साइबर फ्रॉड के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में काफी सारे जो मर्चेंट होते हैं जिन्होंने अपनी दुकान पर क्यूआर कोड लगा रखा है, तो वो भी साइबर फ्रॉड की चपेट में आ रहे हैं। अब यहाँ पर मर्चेंट की कई बार गलती बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसे कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। और ऐसा होता क्यों है, पहले आप वो समझो। देखो, जब भी कोई व्यक्ति फ्रॉड करता है, मान लो कोई स्कैमर है, उसने फ्रॉड किया, किसी के साथ ओटीपी पूछ लिया या फिर कैसे भी करके फ्रॉड कर लिया, अब वो फ्रॉड का पैसा होता है जो वो लोग अलग अलग अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसको एक चेन बना करके 4 से 5 अकाउंट में ट्रांसफर कर करके चेन बना के और फिर उस पैसे को कहीं और इस्तेमाल करते हैं, वहां से पैसा वो निकालते हैं ताकि पुलिस या फिर बैंक उनके लिए पकड़ ना पाए। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड होता है तो कंप्लेंट करता है पुलिस में, तो पुलिस उस खाते को ब्लॉक कर देती है जिस बैंक खाते में उस व्यक्ति का पैसा गया होता है। और ऐसे में कई बार पुलिस चैन बना के 4 से 5 अकाउंट भी ब्लॉक कर देती है। जैसे एग्जांपल के लिए, किसी व्यक्ति ने फ्रॉड किया और उस व्यक्ति ने आपके लिए पेमेंट कर दिया और आपने मुझे पेमेंट किया, तो पुलिस यहां पर उस व्यक्ति का अकाउंट फ्रीज करेगी, आपको फ्रीज करेगी और मेरा अकाउंट भी फ्रीज कर देगी। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो मर्चेंट क्यूआर कोड लगा रहता है दुकान पे, उसमें कोई फ्रॉड का पैसा आ जाता है। किसी ने फ्रॉड किया, अब उस व्यक्ति के पास फ्रॉड का पैसा आ गया, उसने आपको सेंड कर दिया, तो पुलिस चैन बना के और आपके अकाउंट को भी ब्लॉक कर देती है। और कुछ केसेस में क्या होता है कि मान लो 2-5 करोड़ का फ्रॉड हुआ, उसमें से छोटा सा अमाउंट अगर फ्रॉड का आपके अकाउंट में आ गया, आप अपनी जगह सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे किसी व्यक्ति ने सामान लिया, उसके बदले आपके लिए पेमेंट किया, लेकिन यहां पर पुलिस को यह लगता है कि आप भी उन व्यक्तियों के साथ मिले हुए हो और इस काले धन को व्हाइट बनाने में लगे हुए हो। और स्कैमर लोग भी ऐसा ही करते हैं कि एक अकाउंट से दूसरे में करते हैं, तीसरे में करते हैं। तो पुलिस स्कैमर को पकड़ने के लिए इस प्रकार के अकाउंट फ्रीज करती है। कई सारी न्यूज आपको देखने को मिल जाएगी जिसमें पानी पूरे वाले का अकाउंट फ्रीज हो गया, दिल्ली में एक लड़की ब्यूटी पार्लर पे गई, मेकअप कराया, पेमेंट किया 8,000 का, ब्यूटी पार्लर वाली का अकाउंट फ्रीज हो गया। कई सारे केस ऐसे देखने को मिल जाएंगे आपके लिए। तो अगर आपका कोई भी बिजनेस है जहां पर आप यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं अपने क्यूआर कोड पर, तो आप ध्यान रखना कि आपको कभी भी पर्सनल क्यूआर कोड तो लगाना ही नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोटी मोटी दुकान है तो उस पर अपना फोन पे का ही क्यूआर कोड प्रिंट करा के चिपका देते हैं और डायरेक्ट पेमेंट एक्सेप्ट करते रहते हैं। लेकिन ऐसे केसेस में अगर कभी आपके अकाउंट में कोई फ्रॉड का पैसा आया, तो फिर यहां पर पुलिस को और बड़ा शक हो जाएगा आपके ऊपर, क्योंकि आपने फिर पर्सनल अकाउंट में पेमेंट लिया है। तो अगर आपका कोई भी छोटा मोटा बिजनेस ही क्यों ना हो, आपको एक मर्चेंट क्यूआर कोड लगाना है। और कभी कभी तो यहां पर मर्चेंट क्यूआर कोड पर भी इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो यहां पर एक काम आप और कर सकते हैं कि देखो, आजकल क्या है, डायनेमिक क्यूआर कोड आता है। डायनेमिक क्यूआर कोड क्या होता है, जब आप मॉल में जाते हैं कहीं या फिर पेट्रोल डलवाते हैं, तो वहां पर जो हम पेमेंट करते हैं क्यूआर कोड से, तो अब आप ध्यान देना, अधिकतर पेट्रोल पंप पर आपके लिए कोई ऐसा क्यूआर कोड नहीं मिलेगा। वो एक मशीन में अमाउंट डालेंगे और उस मशीन के क्यूआर कोड पर पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे, उसको बोलते हैं डायनेमिक क्यूआर कोड। यानी जितना आपको पेमेंट लेना है सामने वाले से, उतना अमाउंट डालो और उसका क्यूआर कोड जनरेट करो और उस क्यूआर कोड पर पेमेंट एक्सेप्ट करो। तो अगर आपका थोड़ा बड़ा बिजनेस है तो आप कोशिश करें कि किसी कंपनी से या किसी बैंक से पीओएस मशीन लीजिएगा और वहां पर डायनेमिक क्यूआर कोड से पेमेंट एक्सेप्ट करिएगा। देखो, आजकल बहुत सारी ऐसी बैंकें हैं जो आपके लिए करेंट अकाउंट पर भी फ्री में डायनेमिक क्यूआर कोड वाला मशीन दे देती हैं। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे आजकल बहुत सारी कंपनियां भी आपको इस प्रकार का पीओएस मशीन देती हैं। पेटीएम का मशीन आता है, फोन पे का आता है,
भारत पे का आता है, थोड़ा बहुत उनका चार्जेस होता है, लेकिन हाँ आपका अकाउंट वगैरह फ्रीज नहीं होगा। तो अगर आपका कोई बड़ा बिजनेस है तो जरूर ये मशीन अपने पास रखिएगा, और इस मशीन से आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भी पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं और कस्टमर का ईएमआई भी बना सकते हैं। और जब भी आपके पास फिर डायनेमिक क्यूआर कोड के थ्रू कोई फ्रॉड का पैसा भी अगर आ जाता है तो ऐसे केस में आपका अकाउंट यहां पर फ्रीज नहीं होगा, क्योंकि जब हमारे पास डायरेक्ट ही क्यूआर कोड पर पेमेंट आता है नॉर्मली, तो उसमें क्या है कि जिस व्यक्ति ने पेमेंट किया है उसकी कुछ खास डिटेल्स नहीं होती है। लेकिन अगर डायनेमिक क्यूआर कोड के थ्रू हम पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें जिस व्यक्ति ने पेमेंट किया है उसकी लोकेशन, उसका नाम, सब कुछ डिटेल्स निकल के आ जाती है। तो ऐसे में फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी, और पीओएस मशीन से आप स्लिप भी निकाल सकते हैं पेमेंट के बाद, तो वो आपके पास एक बहुत बड़ा प्रूफ रहेगा। लेकिन अगर आपका छोटा मोटा बिजनेस है और आप पीओएस मशीन नहीं ले सकते हैं तो हमेशा अपने बिजनेस क्यूआर कोड पर ही पेमेंट एक्सेप्ट करिएगा, और अपने बिजनेस का प्रूफ अपने पास जरूर रखिएगा। अगर आपकी कोई शॉप है तो उसका कोई प्रूफ बनवाइएगा, जैसे गुमस्ता, दुकान का रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपके नगर निगम से कोई डॉक्यूमेंट बनता है तो वो बनवा लीजिएगा। अगर कोई बड़ा बिजनेस है तो जीएसटी नंबर लीजिएगा। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि ताकि कल के दिन अगर कोई ऐसा केस बने तो आप ये साबित कर पाए कि मेरी ये शॉप है और ये उसका प्रूफ है, और मैंने इस व्यक्ति को इस पेमेंट के बदले में ये सामान दिया था। क्योंकि आपके लिए पता है कि आपकी शॉप है, लेकिन पुलिस एंड न्यायालय में मौखिक रूप से जो बोला जाता है वो नहीं चलता है, वहां पर आपको प्रूफ देना पड़ता है। तो जब भी कोई समस्या अगर आपको बने तो आप प्रूफ दिखा सके कि ये मेरी दुकान है और ये उसका प्रूफ है। बाकी अगर आप थोड़ा बहुत खर्चा कर सकते हैं तो अपनी शॉप पर कैमरा जरूर लगवाइएगा। एक कैमरा जहां पर आप बिलिंग करते हैं वहां पर अवश्य लगवाइएगा। 5-10 हजार रुपए में ही कैमरा लग जाएगा, और इससे आपको दो फायदे रहेंगे। पहला तो ये फायदा रहेगा कि कोई व्यक्ति अगर आपको पेमेंट कर रहा है तो वो कैमरे में आ जाएगा, और जो सामान आपसे ले रहा है वो भी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अगर कोई केस ऐसा बनेगा तो आप उस रिकॉर्डिंग को दिखा सकते हैं कि मैंने इस व्यक्ति को पेमेंट के बदले ये सामान दिया था, इसलिए उसने मुझे पेमेंट की थी। सेकंड चीज, अगर दुकान पे कैमरा लगा हुआ है तो चोरी वगैरह होने का डर भी कम रहता है, और अगर चोरी वगैरह होती भी है तो चोर बहुत जल्दी पकड़ भी जाता है। तो आप कुछ इन बातों का ध्यान अवश्य रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का अकाउंट फ्रीज हो चुका है, मान लो दुकान थी, वहां पर क्यूआर कोड लगा रखा था, उस पर किसी व्यक्ति ने पेमेंट किया और साइबर सेल के द्वारा या बैंक के द्वारा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, तो अब क्या करना चाहिए? तो ऐसे केसेस में आपको या तो साइबर सेल की तरफ से 41 सीआरपीसी का नोटिस आया होगा, या फिर आपको कॉल आ सकता है, या फिर आपका अगर अकाउंट फ्रीज हुआ है तो फिर आप बैंक में जाके पता करेंगे तो वहां से भी आपको मालूम चल जाएगा कि किस साइबर सेल की ब्रांच ने आपका अकाउंट फ्रीज किया है, और वहां पर आपको एक स्लिप मिल जाएगी। उस स्लिप में साइबर सेल की ब्रांच का पूरा एड्रेस, आईओ ऑफिसर का नंबर, मेल आईडी, सब कुछ जानकारी रहती है किस व्यक्ति ने कंप्लेंट कराई थी। तो आपको अपने आईओ ऑफिसर से बात करना है, उन्हें बताना है। अगर कोई प्रूफ आपके पास है तो आप दीजिएगा उनके लिए कि सर ये मेरी शॉप है और मैं वहां पर पेमेंट एक्सेप्ट करता हूं क्यूआर कोड पर, बिजनेस क्यूआर कोड है मेरे पास और इसके बदले में मैं ये सर्विस देता हूं। तो आईओ ऑफिसर आपकी जांच करेंगे, और अगर उस केस में ओनली कंप्लेंट हुई होगी तो आपका अकाउंट कई बार फोन पर ही अनफ्रीज कर देते हैं और आपका नाम वहां से हटा देते हैं। लेकिन अगर वो कॉल नहीं उठाते हैं, अगर आप मेल करते हैं तो मेल का रिस्पॉन्स भी नहीं आता है, फिर आपको साइबर सेल की उस ब्रांच में जाना पड़ेगा और अपने आईओ ऑफिसर से बात करनी पड़ेगी, और साइबर सेल की ब्रांच में जाके भी आप यहां पर अपना अकाउंट अनफ्रीज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक केस और बनता है कई बार कि जिस व्यक्ति ने आपको पेमेंट किया है, अगर उस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड किया और अगर कोई बड़ा फ्रॉड हुआ है, 1-2 करोड़ रुपए का, और उस पर एफआईआर हुई है, तो ऐसे केसेस में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं वो कई बार आपका मोबाइल लेते हैं, उसकी जांच करते हैं, आपके मोबाइल को चेक करते हैं कि कहीं आप भी उस केस में इन्वॉल्व तो नहीं हो। तो जो आईओ ऑफिसर आपसे जानकारी पूछते हैं आप उन्हें बताइएगा, कुछ सवाल जवाब आपसे पूछ सकते हैं, आपका मोबाइल चेक कर सकते हैं, सब कुछ चेक कराइएगा, और आप अगर इन्वॉल्व नहीं होंगे उस केस में तो बड़ी आसानी से यहां पर आपका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इन सब चीजों की नॉलेज नहीं है तो आप किसी अधिवक्ता से संपर्क करिएगा, कोई एडवोकेट की सलाह लेकर के भी आप ये सारा काम कर सकते हैं, तो बड़ी आसानी से आपका यहां पर सारा काम हो जाएगा। तो अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई शॉप है आपकी और मर्चेंट क्यूआर कोड लगा रखा है आपने, यूपीएस पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। वीडियो अगर आपको पसंद आया लाइक करेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।